Hello everyone, welcome to Target for IQ. Today is the sixth day of our lecture series, and our today's topic is natural justice. Okay, so let's start today's discussion. But before starting it, let's quickly have a look on yesterday's question. Okay, so the question which I have given to you was question 140. Writ of quo warranto is related with first, illegal detention of a person; second, want of jurisdiction of a court; third, illegal holder of public office; and last, none of the above. जिन जिन बच्चों ने भी सी ऑप्शन इसमें आंसर दिया है वो सारे आंसर सही हैं। देखिए क्यों। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो इलीगल डिटेंशन क्यों वारंटो से डील नहीं करता। इलीगल डिटेंशन के लिए कौन सी रिट जारी होती है? दैट इज़ हेबियस कॉर्पस। वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आए फिर भी आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था इसको लेक्चर में कि क्यो वारंटो एग्जीक्यूटिव्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो जुडिशियल बॉडी पे तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो यानी ये कोर्ट वाली चीज़ अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? इलीगल होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो हम रूल ऑफ एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, दैट इज़ ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो पहले तो समझते हैं नेचुरल जस्टिस क्या होता है। एज ऑलवेज देखिए, ये टर्म अपने आप में ही कुछ इम्प्लाई करता है। अभी जस्टिस को रहने देते हैं, जस्टिस हम लोग कहीं ना कहीं समझते हैं, पर यहाँ पे एक अलग सी चीज़ मैंशनड है, दैट इज़ नेचुरल। अब नेचुरल मीन्स क्या होता है? तो नेचुरल इन इटसेल्फ इम्प्लाइज ऑन समथिंग विच इज़ गिवन टू अस बाय नेचर, जो ह्यूमन मेड, मैन मेड नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते कुछ ऐसे राइट्स थे जो हमको नेचर ने अपने आप ही प्रोवाइड करके रखे थे। उन्हें किसी इंस्टीट्यूट में, किसी लॉ बुक में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि राइट टू लाइफ। अब आप ये बताइए, अगर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ नहीं दिया होता तो क्या ह्यूमन बीइंग से राइट टू लाइफ छीन ली जाती? यानी आपको जीने का अधिकार नहीं होता? ऐसा नहीं है ना, कोई भी आके आपकी लाइफ ले सकता है, ऐसा नहीं है। अभी चलो मेंशनड है अंडर आर्टिकल 21, बट इसके पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था फिर भी बीइंग अ ह्यूमन हमको ये राइट्स नेचर ने प्रोवाइड करके रखे थे। तो यही है नेचुरल जस्टिस और यही है नेचुरल राइट्स। ओके, इसीलिए हम इसको कहते हैं दैट दीज आर द बेसिक रूल्स विच अ मैन हैज़ चेरिश्ड थ्रू आउट द एजेस। इसको ह्यूमन बींग्स ने चेरिश किया है थ्रू आउट द एजेस, यानी विद द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस उन्होंने ये समझा कि कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमको चेरिश करना चाहिए। इसी वजह से कहीं स्पेसिफिकली तो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन जितने भी लॉज हैं, चाहे वो लॉ ऑफ द लैंड हो या कोई भी लॉ आप देखिएगा, वो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कहीं से भी नहीं करते। अगर वो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि सब्सटैंशियल जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस और फेयर प्ले इन एक्शन। तो अगर ये टर्म्स आपको कभी सुनने को मिलते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड कि ये क्या है। ये नेचुरल जस्टिस के ही सिनोनिम्स हैं। इसको ये भी कहा जाता है दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये लॉ का एक ऐसा पार्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेट करता है, यानी जस्टिस को कैसे एडमिनिस्टर करना है उससे ये रिलेट करता है। ठीक है, थ्रू द रिकॉग्निशन ऑफ लॉ। Now see, there is a very beautiful line mentioned here, that is, it is a great humanizing principle intended to invest law with fairness, to secure justice and to prevent miscarriage of justice. ये जो टर्म है ना, टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ये ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट टर्म है। ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो आपको हर लॉ का बेस बनाते हुए दिखेगी, वो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे सिविल लॉ हो, या कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी लॉ हो, उसका एम हमेशा यही रहता है टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ना कि ये सारी चीज़ें लॉ का बेस बनाती हैं। जैसे हमने जुडिशियल रिव्यू पढ़ा, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें
थोड़ा फिलोसफिकल है, बट दे आर, हम कह सकते हैं, एसेंस ऑफ ऑल द लीगल सिस्टम, एसेंस ऑफ लॉज। सो इनके बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना कि लीगल सिस्टम का, ना कि लॉ का। इसीलिए इन्हें समझना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, आर नेचुरल जस्टिस प्रिस्क्राइब्ड इन एनी कोड? कि ये अगर इतने ही इम्पॉर्टेंट है तो क्या किसी कोड में इन्हें प्रिस्क्राइब किया गया है? तो इसका आंसर है नो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे हम किसी पर्टिकुलर कोड में प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हर लॉ का, हर कोड का बेस बनाता है। ये आपको हर सेक्शन में मिलेगा। आप कोई भी सेक्शन उठा के देखो, आप कोई भी आर्टिकल उठा के देखो, उसमें कभी भी आपको जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, उसके अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो चीज़ इतनी वास्ट है उसको हम किसी लॉ में कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना? तो इस वजह से स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है, बट येस, इसका एसेंस आपको हर सेक्शन, हर आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। ओके, इसको ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ भी कहा जाता है, कि पब्लिक लॉ का ये एक ब्रांच है। इसको ये कहते हैं दैट इट इज़ अ फॉर्मिडेबल वेपन विच कैन बी वील्डेड टू सिक्योर जस्टिस टू सिटीजन्स। यानी ये एक वेपन है जिसके थ्रू जो हमारा एंड है जस्टिस पाने का, वो हम अचीव कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ अ वेपन दैट इज़ नेचुरल जस्टिस। हम जो हमारा एंड है जस्टिस टू सिटीजन्स, ये अचीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इट डज? नेचुरल जस्टिस क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ऑल एक्शंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ बाय अप्लाइंग रूल्स रिलेटिंग टू रीजनेबलनेस, गुड फेथ, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये जो सारे टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं ना, इनके बिना तो आप समझ लो कभी भी कोई रीजनड जजमेंट तो पास ही नहीं हो सकता, कोई रीजनड लॉ बन नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि ये लीगल सिस्टम का बेस बनाते हैं। ओके, they apply the rule of reasonableness, they apply the rule of good faith, they apply the rule of equity, they apply the rule of good conscience. ठीक है, so these are a very very important part of our legal system. Now the question arises, what is the object of natural justice? So इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट तो यही है दैट टू इंश्योर फंडामेंटल लिबर्टीज़ एंड राइट्स, ओके, राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, सब्जेक्ट्स मीन्स यहाँ पे जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके फंडामेंटल लिबर्टीज़ एंड राइट्स को इंश्योर करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और इसका जो गोल्डन रूल है मैंने पहले भी बताया, टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कहीं पे भी जस्टिस का मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लो वहाँ पे सबसे पहले तो नेचुरल राइट्स का ही वायलेशन होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ नेचुरल राइट्स या नेचुरल जस्टिस? गुड कंसाइंस इन अ गिवन सिचुएशन, नथिंग मोर बट नथिंग लेस। ओके, ये गुड कंसाइंस की बात करता है, इससे कम में भी नहीं मानेंगे और इससे ज़्यादा में भी नहीं, बट इतना तो चाहिए, गुड कंसाइंस तो चाहिए। किसमें? किसी भी गिवन सिचुएशन में, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे सामने है। ओके, अब नेचुरल जस्टिस को फर्दर समझते हैं। इसके दो काइंड्स हैं, दो काइंड्स के थ्रू इसे हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, और ये आपके पीटी मेंस हर जगह आएगा। ये सारे टॉपिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो पहला काइंड है नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, एंड द सेकेंड वन इज़ ऑडी आल्ट्रम पार्टम। ठीक, अब देखते हैं नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ क्या है। Nemo judex in causa sua means no man shall be a judge in his own case। यानी अपने ही केस में कोई भी इंसान खुद न्याय नहीं कर सकता। यानी अगर ऐसा कोई केस है जो मेरे अगेंस्ट लाया गया है तो मैं ही उस केस में जज रहूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड सेकेंड वन इज़ एब्सेंस ऑफ बायस, यानी बायस नहीं होनी चाहिए। जज साहब हैं, उनको लोग एक न्याय के मंदिर की तरह देखते हैं, तो अगर वो बायस्ड हो जाएंगे तो जो नॉर्मल पीपल हैं उनका भरोसा डेफिनेटली न्यायालय से उठेगा। ठीक है, तो देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ बायसनेस। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडी आल्ट्रम पार्टम? सो ऑडी आल्ट्रम पार्टम मीन्स दैट बोथ पार्टीज मस्ट बी हर्ड और नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। यानी अगर आपको किसी को सज़ा देनी है तो डेफिनेटली आप दो। अगर वो गिल्टी है, वो कल्प्रेट है, तो आप उसे पनिश करोगे ही, लेकिन क्या उसको बिना सुने आप सज़ा दे सकते हैं? नो।
आप सिर्फ अपने विम्स एंड फैंसीज पे किसी भी पर्सन को सज़ा नहीं सुना सकते, उसको सुनना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो इसीलिए इसको सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बनाया गया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि एब्सेंस ऑफ बायस मीन्स व्हाट। देखिए, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नेचुरल जस्टिस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, उसमें कितने टाइप के बायस बताए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि टाइप्स ऑफ बायसेस कितने हैं। ठीक, सो देखते हैं इसको आगे। इस रूल का बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ दिस रूल इज़ दैट नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस, नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ। इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। सेकेंड थिंग, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली सीन टू बी डन। यानी ऐसा नहीं है कि न्याय सिर्फ पन्नों में ही हो, वो एक्चुअली हुआ है ऐसा दिखना भी चाहिए। ठीक, तो ये दो चीज़ें हैं। बायस जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है दैट एनीथिंग विच टेंड्स और विच मे बी रिगार्डेड एज टेंडिंग टू कॉज अ पर्सन टू डिसाइड अ केस अदरवाइज दैन ऑन एविडेंस मस्ट बी हेल्ड टू बी बायस्ड। ठीक है, यानी कि जिस तरह से न्याय होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, जो भी हमारे सामने चीज़ें आई उनके बेसिस पे ट्रायल चलने के बाद, सारी चीज़ें पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद जिस तरह से न्याय होना चाहिए था, अगर वैसे नहीं होके किसी दूसरे तरह से हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे बायसनेस है या बायस प्रेजेंट हो सकती है। यही मीनिंग है बायस का। कोई भी ऐसा फैक्टर जो पर्सन डिसाइड कर रहा है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो डिसाइड कर रहा है, उसको अगर फोर्स करती है कि जस्टिस जिस पैरेलल्स में होना चाहिए उसके अगेंस्ट उन्होंने जजमेंट दे दिया, जस्टिस उसके अगेंस्ट हो गया, तो इसका मतलब देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ बायसनेस देयर। अब जैसा कि मैंने कहा था कि पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ बायस पे, तो यहाँ पे देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ बायस हैं। फर्स्ट वन इज़ पिक्यूनरी, सेकेंड वन इज़ पर्सनल, थर्ड इज़ ऑफिशियल या सब्जेक्ट मैटर बायस, एंड फोर्थ वन इज़ जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्योंकि बिना समझे क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होना। सेकेंड थिंग, पीटी में अगर सिर्फ टाइप्स पूछ लिया तो मेंस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो जो इसका पहला टाइप है दैट इज़ पिक्यूनरी बायस, इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, द टर्म पिक्यूनरी इन इटसेल्फ मीन्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी, यानी पैसे से रिलेटेड कुछ बात होती है। आपने सीपीसी में ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो जो केस को देख रहा है, अगर उसका थोड़ा सा भी पिक्यूनरी इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन, तो ये फैक्टर दैट विल डिस्क्वालीफाई एनी पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज अ जज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें अगर आपको एक अ छोटा पार्ट भी मिला ऑफ पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन दैट लिटिगेशन, तो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बीइंग एज अ जज फ्रॉम दैट केस। ओके, सेकेंड वन इज़ पर्सनल बायस। अब देखिए, पर्सनल बायस क्या है कि जो मैजिस्ट्रेट है, जो जज है, वो खुद भी एक नॉर्मल पर्सन है, वो हमारी तरह आपकी तरह ही है, तो उसके भी फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हो सकते हैं, सारे रिलेशंस हो सकते हैं जैसे हमारे और आपके। तो कोई कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा केस उनके सामने आए जिसमें उनका पर्सनल ग्रज हो, एनिमिटी हो, ग्रेवेंस हो, या प्रोफेशनल राइवलरी हो अगेंस्ट सच पार्टी, कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो अगर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं तो भी उनको उस केस की सुनवाई करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। थर्ड वन इज़ ऑफिशियल या सब्जेक्ट मैटर बायस। अगर ये बायस है तो प्राइमा फेसी ये प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करेगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये देखने की है दैट द मैजिस्ट्रेट मस्ट हैव सम डायरेक्ट कनेक्शन विद द लिटिगेशन। उनका कुछ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्ट है या फिर कह सकते हैं कि इन जनरल सेंस वो है एक ऑफिशियल या सब्जेक्ट मैटर बायस है, तो इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे फ्रॉम डिसाइडिंग द मैटर। बट येस, क्वेश्चंस तो उन पे अराइज हो ही सकता है ना। एंड द लास्ट वन इज़ जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी या जुडिशियल बायस, हम इसको बोल सकते हैं इन सिंपल टर्म्स। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलिंग दी है, उसको देखते हैं, उससे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन्होंने इस चीज़ पे बोला, देखिए गाइज, इसको मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे लिखा है, इसलिए लिखा है कि आप इसे नोट डाउन कर लें।
और आप इसलिए इसे नोट डाउन करें क्योंकि ये आपकी हेल्प 100% करेगा, आपके आंसर को बहुत ही अच्छा कर देगा। ठीक है, तो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इन्होंने बोला दैट इफ़ अ जजमेंट ऑफ अ जज इज सेट असाइड बाय अ सुपीरियर कोर्ट, द जज मस्ट सबमिट टू दैट जजमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर सुपीरियर कोर्ट ने हमारे किसी जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, या बोल सकते हैं हमारी लीगल ड्यूटी बनती है, दैट वी मस्ट सबमिट टू दैट जजमेंट। ठीक है, ही कैन नॉट री राइट ओवर रूल्ड जजमेंट इन द सेम और इन कोलेट्रल प्रोसीडिंग्स। यानी कि सुपीरियर कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया, ठीक है, और पर हम उसको दोबारा अपने टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो इट मीन्स कि हम अपनी सुपीरियर अथॉरिटी के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, हमको ट्रस्ट ही नहीं है कि उन्होंने जो किया वो सही किया है। उसको ठीक करने के डिफरेंट अदर प्रोसीडिंग्स हैं, बट उसी सेम जजमेंट को क्या हम री राइट कर सकते हैं? यहाँ पे टर्म देखिए क्या यूज़ हुआ है, री राइट ओवर रूल्ड जजमेंट इन द सेम और इन कोलेटरल प्रोसीडिंग, उसी सेम प्रोसीडिंग में या उससे लगी हुई किसी प्रोसीडिंग में क्या उसको हम री राइट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो इट मीन्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल बायस। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज द जजमेंट ऑफ द हायर कोर्ट बाइंड्स नॉट ओनली टू द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स बट ऑल्सो द जज हु हैड रेंडर्ड इट। अगर जजमेंट आया है किसी भी केस में जो हायर कोर्ट ने दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पार्टीज़ पे ही बाइंडिंग होगा, जिस जज ने उसे दिया है उसके ऊपर भी बाइंडिंग होगा। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू प्रूव बायस। हम इसे प्रूव कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये देखनी है कि रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस, यानी क्या उसकी संभावना है, वहाँ पे बायस होने की संभावना है। लाइकलीहुड मीन्स द पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। ठीक है, बेस्ट टेस्ट क्या है इसके लिए? बेस्ट टेस्ट इज़ अ रीजनेबल मैन इन पोजिशन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन would have thought that bias was likely to affect the decision in the given case। यानी कि एक रीज़नेबल मैन का टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पे कोई रीज़नेबल पर्सन है, अगर उसको ये लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन में बायसनेस की संभावना वहाँ पे थी और बायसनेस हो सकती थी, जिस भी तरह से ये जजमेंट या ऑर्डर पास हुआ है, तो देयर मे बी सम प्रेजेंस ऑफ बायसनेस देयर। तो सबसे बेस्ट टेस्ट इसलिए रीज़नेबल मैन का माना जाता है। रिमेंबर दिस टर्म, यहाँ पे रीज़नेबल मैन यूज़ किया गया है। ठीक है, आपने अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि रीज़नेबल मैन और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो इस पार्ट को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? इसमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का किसी केस में पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो हाउ एवर स्मॉल इट इज़, कितना भी छोटा क्यों ना हो, इट विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज अ जज। तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट तो आप समझ लो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बाकी जो दूसरे इंटरेस्ट हैं वो अगर हैं तो टेस्ट शुड बी ऑफ रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ बायस, यानी रीजनेबल मैन का, रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ बायस का हम वहाँ पे टेस्ट करेंगे। बट अगर पिक्यूनरी इंटरेस्ट की बात है तो वो कह सकते हैं कि तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम एक्टिंग एज अ जज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केस। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, दैट इज़ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मीनिंग तो हम देख ही चुके थे, दैट बोथ पार्टीज मस्ट बी हर्ड। किसी भी पार्टी को बिना सुने हम कंडेम नहीं कर सकते, उन्हें पनिश नहीं कर सकते। यहाँ पे देखते हैं कि रिक्विजिट्स क्या है, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है ऑफ फेयर हियरिंग। ठीक है, हमने ये चीज़ समझ ही लिया कि होता क्या है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। देखिए, तो रिक्विजिट्स है नोटिस। पहले तो हमें नोटिस देनी चाहिए। अगर दूसरी पार्टी को आप नोटिस दे रहे हो, इट मीन्स कि आप उनको सुनने का एक मौका उन्हें प्रदान कर रहे हो। ठीक है, सेकंड इज़ राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस। कोर्ट में आपको अपना केस प्रेजेंट करने का और अपना एविडेंस प्रेजेंट करने का प्रॉपर राइट होना चाहिए। आप सीआरपीसी में देखिएगा कितने सारे प्रोविजंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि किस तरह से आप अपना केस और एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करें। राइट टू रिबट एविडेंस, अगेन ये क्रिमिनल लॉ का एक बहुत अच्छा, क्रिमिनल लॉ से बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। नो एविडेंस शुड बी टेकन एट द बैक ऑफ द पार्टी। आप ये नहीं कर सकते कि पार्टी को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से एविडेंसेस आ रहे हैं, उनके पीछे आप जाके नहीं ले सकते। जो भी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस होगा, दूसरी पार्टी को उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है।
ठीक है, अदरवाइज ऑल डी आल्टरम पार्टम का वॉयलेशन हो जाएगा। रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी टू बी शोन टू द अदर पार्टी, इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट आई है ये दूसरी पार्टी को भी आपको दिखाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने पास रख लिया और दूसरी पार्टी को नहीं दिखाया और आगे चल के सामने वाले को कोई भी दिक्कत हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं। रीज़न, डिसीजन और स्पीकिंग ऑर्डर, अब ये कोर्ट के ऊपर ये बात आ गई कि कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो दैट शुड बी रीजन, दैट शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। कोर्ट को उसमें रीजंस मेंशन करने रहेंगे कि मैंने ये ऑर्डर दिया है तो क्यों दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अटेंड द इंक्वायरी। गाइज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा होगा आर्टिकल 39A दिया गया है, यानी फ्री लीगल एड की बात की गई है वहाँ पे। और वैसे भी अगर कोई इंडिजेंट पार्टी है जो अपना इंक्वायरी अटेंड नहीं कर सकती, कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड नहीं कर सकती है, ट्रायल या कोई भी चीज़ अटेंड नहीं कर सकती, तो कोर्ट की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें हम फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन तो हम जानते हैं ये होता ही इसीलिए कि सामने वाली पार्टी अपनी पूरी तरह से बात सामने रख सके, ठीक है। सो ये सब एक ऑडी अल्टरम पार्टम के ये सब इम्पोर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है जिसमें नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस हैं, हम देखते हैं उनको। जैसे कि अगर इमरजेंसी का टाइम है तो उस समय नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है उसको हम फॉर अ टाइम बीइंग एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी है, कोई मैटर है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, यानी मान लीजिए वो नेशनल इंटरेस्ट में है, डिफेंस एक्सेट्रा से रिलेटेड है, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उस मैटर को जाने, तो उसमें हम नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। रूटीन मैटर्स हैं उसमें, इम्प्रैक्टिबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसमें कर सकते हैं। इसी तरह से फर्दर पॉइंट्स हैं, इंटरिम प्रिवेंटिव एक्शन हो गया, लेजिस्लेटिव एक्शन, इंक्वायरी इज़ ऑफ वही अगेन कॉन्फिडेंशियल नेचर है, प्रॉम्प्ट एंड अर्जेंट एक्शन इज़ नीडेड, इज़ नेसेसरी, यानी कि प्रॉम्प्ट एक्शन की तुरंत ज़रूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में भी नेचुरल जस्टिस को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उन्हीं में एक्सक्लूड किया जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ नेचुरल जस्टिस एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ नेचुरल जस्टिस के बारे में बात की गई, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लिए हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969। इस केस में जस्टिस हेगड़े ने क्या बोला, द एम ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज़ टू सिक्योर जस्टिस और टू पुट इट नेगेटिवली टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। देखिए आपको कोई भी नई बात यहाँ पे नहीं मिलेगी, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है तो आप ये मत सोचो कि कौन सी फिलॉसफी लिख दी है, कुछ भी अलग नहीं है, वही चीज़ें हैं जो हमने अभी पहले पढ़ी, टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यही जस्टिस हेगड़े भी बोल रहे थे। These rules can operate only in areas not covered by any law validly made, ठीक है। In other words, they do not supplant the law of the land but supplement it, यानी जो law of the land है उसको ये किसी तरह से ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो उस लॉ को कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि इन सब चीज़ों के बिना जो लॉ ऑफ द लैंड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता, तो यही बात इन्होंने दूसरे टर्म्स में यहाँ पे कही है। नेक्स्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, आप सबको पता होगा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें चीफ जस्टिस बेग ने ये कहा था दैट द ड्यूटी टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इज़ एन इम्प्लाइड राइट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही यही अराइज हुआ था कि मेनका गांधी जी को सुना नहीं गया था, तो इस वजह से इससे रिलेटेड ही जजमेंट में चीज़ें हैं दैट इट इज़ द ड्यूटी टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ये ड्यूटी है कोर्ट की, है ना, कि वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे सामने वाली पार्टी को टू बी हर्ड। अब ये देखते हैं कि ये किसके अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो राइट्स हैं स्पेसिफिकली तो नहीं मेंशन्ड है ना, लेकिन हर एक लॉ का
कितना भी छोटा लॉ हो, कितना भी बड़ा लॉ हो, सबका बेस यही है, आपको हर सेक्शन में मिलेंगे। तो मैंने पहले भी मेंशन किया कि इनको इस तरह से रिकॉग्नाइज इसीलिए किया गया ताकि इन्हें हम एनफोर्स करा सकें। नहीं तो आप कोर्ट जाओ, कोर्ट बोलेगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम इसको कैसे एनफोर्स करें, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो डेफिनेटली दे आर एनफोर्सिएबल, ओके, एंड दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, जुडिशल बॉडीज़ एंड काजी जुडिशल अथॉरिटीज़। जितने भी कोर्ट्स हैं, जुडिशल बॉडीज़ है या कोई काजी जुडिशल अथॉरिटी है, उन पे भी ये बाइंडिंग है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होता है, आर दे बाइंडिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऑल्सो। इस पे कई सारे जजमेंट्स हैं, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम ये अब डिसाइड किया जा चुका है दैट यस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे भी अप्लाई होते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कुछ केसेस हैं, जैसे स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस बीना पानी देई। इसमें शाह जस्टिस ने कहा था कि यस, ये जो प्रिंसिपल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे भी अप्लाई होता है। शाह जस्टिस की ये लाइन थी दैट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इन्वॉल्विंग सिविल कॉन्सिक्वेंस मस्ट बी मेड कंसिस्टेंटली विद द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो उनका यही कहना था कि यस, डेफिनेटली दे विल इन्वॉल्व द ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, ये नेचुरल जस्टिस के अंडर कवर होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगेन A.K. क्राइपक का जो केस है, इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ कही गई थी दैट इट्स पर्पस इज़ टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। आपको देखो अलग अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ही याद रखेंगे और उससे केसेस रिलेट कर लेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, नो डाउट। अगेन मेनका गांधी के केस में ये भी कहा गया था दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल एक्ट्स। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है ना कि ये नॉन जुडिशियल बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे पे अप्लाई होती हैं कि नहीं, तो आप ये केस, ये उड़ीसा वाला केस और मेनका गांधी जी का केस, ये आप डेफिनेटली वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसी तरह से एक सहारा इंडिया का केस था 2008 का, उसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, विद द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ द ओल्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हैज़ विदर्ड अवे। यानी कि विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम जो डिफरेंस था उन दोनों के बीच, जुडिशियल एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के बीच, उसको ख़त्म किया जा चुका है। यानी इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करती है तो यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट। सो गाइज़, यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं और MCQs इंक्लूड करूँ। देखिए, मैं डेफिनेटली इंक्लूड करूँगी। फ़िलहाल अभी मेरे पास इतने ही अवेलेबल हैं, और कुछ बच्चों ने बुक्स भी पूछी थी। मैं आपको बता देती हूँ किस बुक से मैं ये क्वेश्चंस देख रही हूँ। तो एक सिंगल्स की आती है, बिहार जुडिशरी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है वो। आप ये समझ लो, मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी बिहार में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए वो कम है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मेरा जो अभी मेजर फोकस है वो ये है कि आप अपने कंसेप्ट को समझो। बिना कंसेप्ट समझे आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप रट तो सकते नहीं है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में अगर उन्होंने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी या क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, बाकी मैं एक दो वीडियोस प्रॉपर क्वेश्चंस पे ही बना दूंगी। जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। The essential of Audi alterum partum is, what is the essential? Issuance of notice without hearing। अभी आप देखो, फिर एलिमिनेशन मेथड आ गया। विदाउट हियरिंग मतलब यहीं पे इसको छोड़ दो कि इसका तो कहीं सेंस ही नहीं बनता इन ऑडी अल्टरम पार्टम में। सेकेंड इज टेकिंग एडवर्स एक्शन अगेंस्ट हिम। थर्ड इज डिप्राइविंग द राइट्स, एंड फोर्थ इज नोटिस। तो मैंने अभी पढ़ाया तो ये आपको बताया था कि प्री रिक्विजिट कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो थी वो नोटिस की थी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी। द रूल अगेंस्ट बायस कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, मैंने बोला था ना कि ये पीटी में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि रूल अगेंस्ट बायस के क्या टाइप्स हैं, उनका डिस्कशन किन किन हेड्स के अंडर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंशनड है, गुड। सो द रूल अगेंस्ट बायस कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स: pecuniary bias, personal bias as to subject matter. The personal bias is decided by the Supreme Court under which of the following cases? तो यस, इसका आंसर होगा A.K. क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस इस टॉपिक से
काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, तो आप ये केस ज़रूर याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वन प्रोसीजरल रूल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. Considering the above statement, which one of the following are justified? No man should be judged in his own case. No men should be judged in their own case. Oh, sorry, all men. Yes, all men. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द अबव नीदर. तो इसमें ऑल मैन का क्या मतलब है, इसका कोई सेंस नहीं बनता. नो मैन, ये आंसर सही है. ओके, सो वट ये 22 का आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज कंटेंडेड that the preamble to our constitution should be the guiding star in its interpretation, and hence any law made under article 21 should be held as void if it offended against the principles of natural justice. ठीक, तो ये स्टेटमेंट आप देख लो, इसमें प्रियम्बल की बात की गई है, आर्टिकल 21 प्रियम्बल की बात की गई है. ये केस था गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा याद कर सकते हो. नेक्स्ट इज द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग बायस इज नोन एज. अब देखो ये आ गया ना उस पर क्वेश्चन की क्या टेस्ट है, क्या टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, इससे रिलेट करता हुआ. द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग बायस इज नोन एज सिविल लाइबिलिटी टेस्ट, क्रिमिनल लाइबिलिटी टेस्ट, रीजनेबल लाइकलीहुड टेस्ट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट. इतने बड़े बड़े टर्म्स दिए हैं. अगर आपने देखो, मैं क्यों बोल रही हूँ, कंसेप्ट समझना पहले ज़रूरी है. मान लीजिए आपने ये अभी याद कर लिया बिना कंसेप्ट समझे कि रीजनेबल लाइकलीहुड टेस्ट होगा, लेकिन आप देखो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो 100% हम कंफ्यूज होते हैं. भूलते तो हैं, कंफ्यूज होना सबसे ज़्यादा होता है. तो अभी इतने बड़े बड़े टर्म्स देख के बच्चा सोचेगा कि ये क्या है, सिविल लाइबिलिटी हो सकता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकता है. तो अब तो आप समझ रहे हो ना कि इसका आंसर सिर्फ ये है, सी. इसीलिए कंसेप्ट समझना पहले बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ मीन्स, ये रूल ऑफ लॉ से रिलेट करता है क्वेश्चन, बट अब हम पढ़ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल ऑफ मैन, परवेसिवनेस ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड टू अवॉइड आर्बिट्रेरीनेस. ये हम कर भी चुके हैं, तो इसका आंसर डी होगा. आई होप आप साथ साथ रिलेट कर पा रहे हैं और क्विकली इसका आंसर दे पा रहे हैं. नेक्स्ट इज नेचुरल जस्टिस इज यूनिवर्सल fact of secular life which has given a new life to legislature, administration and judicial adjudication and provided way to objective life. These rules are part of social justice. This statement was given by, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है. तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ. इसका आंसर होगा बी, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर. ठीक है. सो ओके, सो गाइज़ यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. देखिए थोड़ा लेंदी हो रहा है, मैं जानती हूँ ये चीज़, लेकिन हम कौन से कंसेप्ट को छोड़ें, है ना. आप खुद ही देखो कि इसमें मैं कौन सी अच्छी चीज़ है जो आपको नहीं समझाऊँ. और सेवरल एग्जांपल्स लेके हमें इजीली समझाना पड़ता है ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए. और ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, आप समझ रहे होगे, क्वेश्चंस को कम गलत करने के लिए. इसलिए थोड़ा अभी पेशेंस रखिए. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें आप अपने आधे घंटे 40 मिनट्स दे सकते हो समझने के लिए. और इतना टाइम देने पे अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है. ठीक है. सो अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहे हैं गाइस, सो प्लीज़ बी इन टच. ऐसे हमारे साथ बने रहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जर्नी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल if these videos are helping you, and thank you very much.